जय हिंद दोस्तों, आज पुनः आप सभी के बीच हम उपस्थित हुए हैं एक शानदार सेशन लेके। आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं आपके YouTube चैनल कौशल जी के GS क्लासेस पर। तो आप सभी का तैयारी बहुत ही बिल्कुल सही दिशा में चल रहा होगा, बिल्कुल एग्जाम के पैटर्न पर चल रहा होगा। तो आप लोगों के लिए जो हम डेली एक वीडियो अपलोड करते हैं, आप इसे देखिएगा और आपको जिस भी पेपर में बैठिएगा आपको वहाँ पर बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। चाहे वो NTPC का पेपर हो या ग्रुप डी का पेपर हो या फिर आपका टेक्नीशियन का हो या फिर आप बिहार के अंदर में या यूपी या MP के अंदर में आप जो है कि कांस्टेबल का पेपर देने वाले हैं, आपको बहुत ज़्यादा वहाँ पर फ़ायदा होने वाला है। तो चलिए इसी के साथ आज का हम सेशन का शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मोटिवेशनल क्वोट के साथ। तो आज का मोटिवेशनल क्वोट है, आज का मोटिवेशनल क्वोट है कि जिस काम में सफल होने की संभावना ज़्यादा हो, जिस काम में सफल होने की संभावना ज़्यादा हो उसको करने पर हम सफल होते हैं, लेकिन जिस काम में असफलता की संभावना ज़्यादा हो उसको करने में हम श्रेष्ठ होते हैं। तो इसीलिए आप असफलता से नहीं डरिए, हमेशा सफलता की ओर जो आपको लेके जाएगी असफलता ही लेके जाएगी। इसी बात के साथ आज का हम सेशन का शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले आज का पहला सवाल आप लोग बताइएगा। आज का पहला सवाल आप लोग को बताना है कि 1885 में गठित हुए 1885 में 28 दिसंबर को गठित हुए भारत राष्ट्र कांग्रेस के पहले अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी जो बताना है या फिर WC बनर्जी बताना है, उसका संबंध किस धर्म से था? तो आप याद रखिएगा, उनका संबंध हिंदू धर्म से था। किस धर्म से था? हिंदू धर्म। अब हम यहाँ पर धर्म का बात क्यों किए? क्योंकि भारत राष्ट्र कांग्रेस का जो स्थापना हुआ था ना, वह अंग्रेजों से मांग करने के लिए समय समय पर इसका गठन किया गया था। ठीक है, और 1885 में इसका गठन किया गया था और आगे चलकर समय समय पर प्रत्येक वर्ष अंग्रेज से मांग करने लगे। और उनको पता था कि भारत राष्ट्र कांग्रेस जो है वह भारत के अंदर में सभी धर्मों को लेकर जो है कि बात उठाएगा अंग्रेजों के सामने। तो इसीलिए पहला वर्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी बना हिंदू धर्म से, और दूसरे साल जो बना यानी 1886 में जो बना वो दादा भाई नौरोजी को बनाया गया जो कि पारसी धर्म से थे। और तीसरा बार जो बना 1887 में मद्रास में, वो बदरुद्दीन तैयब जी बने जो कि एक अंग्रेज थे। ठीक है, सॉरी मुस्लिम थे। क्या थे? मुस्लिम थे, सॉरी। इसका मतलब देख रहे हैं, पहले हिंदू बना, फिर पारसी बना, फिर आपका मुस्लिम बना, और चौथे बार जो 1888 में बनेगा आपका जॉर्ज यूले बनेगा जो कि एक अंग्रेज अध्यक्ष थे। इसका मतलब शुरू का 4 साल जो था वो 4 गो अलग अलग धर्म से थे। तो आप लोग को बता दे, भारत राष्ट्र कांग्रेस का जो नाम दिया है वह दादा भाई नौरोजी ने नाम दिया है। नाम किसने दिया है? दादा भाई नौरोजी, जिसे हम लोग ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं या वयोवृद्ध पुरुष के नाम से जानते हैं। और यही पहले ऐसे व्यक्ति बने थे जो भारत के तरफ से ब्रिटेन में जाके ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़े थे, और चुनाव जो है कि अंततः वह 1892 में जीत गए थे। तो याद रखिएगा, वह फिंसवरी लोकसभा से जीते थे और वह लिबरल पार्टी के रूप में जीते थे। तो बहुत बार क्वेश्चन पूछा है कि ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो लगाइएगा दादा भाई। कहां से? फिंसवरी से। और किस पार्टी से? लिबरल पार्टी से। किस पार्टी से? लिबरल पार्टी से। और याद रखिएगा आप लोग कि यह पहले व्यक्ति बने थे जीतने वाले, लेकिन इससे पहले एक व्यक्ति था लड़ने वाला, ठीक है, जो कि जीत नहीं पाया था। ठीक है, तो वो कौन थे? वो यही WC बनर्जी थे। कौन थे? WC बनर्जी थे, यानी व्योमेश चंद्र बनर्जी थे जो कि लड़े थे जाके वहां पर दादा भाई नौरोजी से पहले ही, लेकिन वह जीत नहीं पाए थे। यानी लड़ने वाले पहले व्यक्ति बोलेगा तो WC बनर्जी, और जीतने वाले पहले व्यक्ति बोलेगा तो दादा भाई नौरोजी। और याद रखेगा, दादा भाई नौरोजी का एक पुस्तक बहुत फेमस है जिसका नाम है द पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ठीक है, इसी पुस्तक में इन्होंने धन के निष्कासन का सिद्धांत भी 1901 में दिया था। कब दिया था? 1901 में दिया था। धन के निष्कासन का मतलब है कि यूरोपीय कंपनी के द्वारा या विदेशों के द्वारा भारत में आके यहाँ से विभिन्न प्रकार का धन अलग अलग रूप में जो है कि हमारे देश से बाहर जा रहा है। ठीक है, यानी धन के निष्कासन का सिद्धांत किसने दिया है? दादा भाई नौरोजी। समझ में आ गया। और दादा भाई नौरोजी जो है वह कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन 1886 में कलकत्ता में अधिवेशन के अध्यक्षता किए थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप लोग को बताना है कि कलकत्ता अधिवेशन में हुए किस वर्ष कांग्रेस की अध्यक्षता करते हुए पहली बार वंदे मातरम गाया गया। तो
1896 में वंदे मातरम गाया गया और जिसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? तो याद रखिएगा आपका रहीमतुल्लाह सियानी कर रहे थे। कौन कर रहे थे? रहीमतुल्लाह सियानी। और वंदे मातरम हमारा राष्ट्रगीत है और इसको गाने में 65 सेकंड का समय लगता है। कितना सेकंड का? 65 सेकंड का समय लगता है। वहीं राष्ट्रगान जन गण मन जो होता है उसको गाने में 52 सेकंड का समय लगता है और उसको गाने में संक्षिप्त समय अगर पूछेगा तो 20 सेकंड बताइएगा। यानी राष्ट्रगान जन मन गण को गाने में कुल लगा समय 52, लेकिन अगर संक्षिप्त शब्द जोड़ दे यानी शॉर्ट में अगर हम उसको गाएंगे तो शॉर्ट में गाने में उसको 20 सेकंड का समय लगता है। और राष्ट्रगान में कुल 5 पद होते हैं। कितना पद होते हैं? कुल 5 पद होते हैं। याद रखने का प्रयास कीजिएगा। और इसको भी कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में ही पहली बार 1911 में गाया गया था। यानी राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान दोनों कलकत्ते में गाया गया। पहला बार गाया गया था 1896 में आपका वंदे मातरम। और वंदे मातरम देखते होंगे गाते होंगे तो थोड़ा सा जो है ना वो मतलब लेपझौवा टाइप का, यानी थोड़ा सा जो ज़्यादा परेशानी होता है पढ़ने में उसको, यानी कि जो है कि वो थोड़ा सा सिंपल नहीं है। इसीलिए उसका अध्यक्ष जो है वो भी थोड़ा सा मुस्लिम टाइप का नाम है। और मुस्लिम का जो नाम रहता है वह थोड़ा सा लेपझौवा टाइप का रहता है बोलने में। यानी राष्ट्रगीत जो है वह वंदे मातरम है और उसके अध्यक्ष जो है थोड़ा सा लेपझौवा टाइप का है, मुस्लिम है, यानी रहीमतुल्लाह सियानी है। और राष्ट्रगान जो जन गण मन कोई बच्चा में गा देता है, मान लीजिए कोई गा रहा है वो भी गाने लगा गलत सही पढ़ देता है जो है ना, ठीक है। तो अब याद रखिएगा उसका सिंपल नाम है, याद रखिएगा बिशन नारायण धर, ठीक है। बिशन नारायण धर थोड़ा हिंदू टाइप का नाम है, सिंपल नाम है, राष्ट्रगान जन गण मन, लेकिन हुआ है दोनों कलकत्ता में, दोनों कलकत्ता में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है। अगला क्वेश्चन बताइएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है कि प्रतिवर्ष 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाने का निर्णय कांग्रेस के किस अधिवेशन में लिया गया? तो याद रखिएगा 1929 का जो कराची अधिवेशन हुआ था, 1929 का जो लाहौर, 1900 पहले नहीं बोला करो इसलिए माइंड वहाँ चल गया। 1929 का जो लाहौर अधिवेशन हुआ था जिसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किए थे, याद रखिएगा उसी में यह प्रण लिया गया था कि जब तक हमको स्वतंत्रता नहीं मिल जाता है तब तक हम 26 जनवरी को जो है कि स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे, ठीक है। आप लोग याद रखिएगा। और उसकी अध्यक्षता किसने किया? जवाहरलाल नेहरू में। और इसी में पूर्ण स्वराज का मांग भी किया गया था। और स्वराज शब्द का पहली बार प्रयोग पूछेगा कांग्रेस के किस अधिवेशन में? तो 1906 के कलकत्ता अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी। लेकिन पूर्ण स्वराज 1929, पूर्ण स्वराज 1929 याद रखिएगा, कल भी हम बताए थे। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप लोग को बताना है, आजादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? बिल्कुल एग्जाम के पैटर्न पर क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ना ज्यादा हार्ड पूछ रहे हैं न ज्यादा लो पूछ रहे हैं, एकदम जो लेवल रहना चाहिए उस लेवल से पूछ रहे हैं। बताइए जब भारत आजाद हो रहा था तो उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो बताइएगा जेबी कृपलानी। कौन थे? जेबी कृपलानी। आप लोग को पता है जेबी कृपलानी के बारे में, बहुत बड़े पॉलिटिशियन थे और इन्हीं से रिलेशन का एक व्यक्ति थे, सुचेता कृपलानी का नाम सुनेंगे, जो कि किसी भी भारत राज्य की मुख्यमंत्री बनने वाली पहली महिला मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश की याद रखिएगा पहली महिला मुख्यमंत्री जो बनी है वह सुचेता कृपलानी ही बनी है, जो कि किसी राज्य में बनने वाली पहली महिला मुख्यमंत्री थी, ठीक है। और उसी राज्य में यूपी में पहली महिला राज्यपाल भी बनी है जिसका नाम क्या है? सरोजनी नायडू, सरोजनी नायडू। यानी हम कह सकते हैं कि पहली महिला राज्यपाल और पहली महिला मुख्यमंत्री दोनों बनने वाला यूपी का ही था। और याद रखिएगा राज्यपाल सरोजनी नायडू और आपका मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी, सुचेता कृपलानी। और जेबी कृपलानी जो थे बहुत बड़े कांग्रेस के एक सदस्य थे जो कि आज़ादी के समय भारत राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। और याद रखिएगा जेबी कृपलानी के द्वारा लिखा गया एक पुस्तक बहुत फेमस है जो कि हाई लेवल के एग्जाम में पूछेगा, जिसका नाम है पॉलिटिक्स ऑफ चरखा, पॉलिटिक्स ऑफ चरखा, पॉलिटिक्स ऑफ चरखा, पॉलिटिक्स ऑफ चरखा। पॉलिटिक्स ऑफ चरखा पुस्तक के लेखक जेबी कृपलानी है, ठीक है। लेकिन खाली पॉलिटिक्स पुस्तक का लेखक बोलेगा तो अरस्तू है। पॉलिटिक्स पुस्तक का लेखक कौन है? अरस्तू। लेकिन ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स पुस्तक पूछेगा तो ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स पुस्तक का लेखक कौन है? तो ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स पुस्तक का लेखक है लास्की। कौन है? लास्की। कौन है? लास्की। अब हमको याद कैसे रहेगा ये वाला पुस्तक? तो आप लोग देखते होंगे बचपन में आपको टीचर के द्वारा ग्रामर पढ़ाया जाता होगा तो आप बार बार जो है कि लसक जाते होंगे बनाने में उसको, यानी फंस जाते। हम लोग क्या बोलते हैं? फंस जाना का मतलब लसक गए बनाने में, ठीक है।
इसका मतलब ग्रामर में आप लसक रहे थे, यानी ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स लास्की, ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स लास्की। और याद रखिएगा पॉलिटिक्स ऑफ चरखा, यानी पॉलिटिक्स में चरखा के रूप में काम कर रहे थे जेबी कृपलानी, और तभी जाके अपने रिलेटिव को यूपी के पहले महिला सीएम बना दिया, सुचेता कृपलानी को, राइट। और याद रखें खाली पॉलिटिक्स पूछेगा तो अरस्तु मारिएगा, खाली पॉलिटिक्स पूछेगा तो अरस्तु मारिएगा, ठीक है। और एक पुस्तक और है पॉलिटिक्स में, पॉलिटिक्स ऑफ जुगाड़, पॉलिटिक्स ऑफ जुगाड़, पॉलिटिक्स ऑफ जुगाड़ थोड़ा सा नया पुस्तक है, साल 2 साल हुआ है अभी। तो पॉलिटिक्स ऑफ जुगाड़ पुस्तक के लेखक है सवान नकवी। कौन है? सवान नकवी, सवान नकवी। ये 4 पुस्तक भैया आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। हमारे ऑनलाइन छात्र जो जुड़े हुए हैं, आपके पास कंटेंट का पिटारा रहेगा, बस आप इसको रिवीजन करते रहिएगा बार बार, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, अगला क्वेश्चन बताना है कि असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम का अनुमोदन किस अधिवेशन में किया गया था। तो आप लोग कम से कम इस क्वेश्चन का अगर आंसर नहीं बता सकते हैं, लेकिन आपके पास हम इतना लॉजिक दे दिए हैं कि अगर 4 ऑप्शन रहेगा तो आप अगर दिमाग लगाइएगा तो आंसर आप सही करके आ सकते हैं। कैसे सही करेंगे? तो आपको कल ही हम बताए हैं कि असहयोग आंदोलन 1920 में शुरू हुआ था, 1 अगस्त के दिन, ठीक है, महात्मा गांधी के द्वारा, ठीक है। 1 अगस्त 1920 को महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन चालू किया, और आगे चल के चौरी चौरा कांड हुआ तो असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी ने वापस ले लिया, ठीक है। तो आप याद रखिएगा कि असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ, और बोलता है वो पारित किस वर्ष किया गया था, तो 1920 में ही हुआ होगा पारित। तो 1920 में याद रखिएगा नागपुर अधिवेशन में पारित हुआ था। कौन अधिवेशन में? नागपुर अधिवेशन। और इसी अधिवेशन में यह घोषणा किया गया था कांग्रेस के सदस्य अध्यक्ष के द्वारा कि जब भारत आज़ाद होगा ना, तो भारत में जो राज्यों का जो गठन होगा वो भाषा के आधार पे होगा। किस आधार पे होगा? भाषा, यानी 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 नागपुरे में, ठीक है। और जिसके अध्यक्ष थे आपके कौन? तो याद रखिएगा उसके अध्यक्ष थे वीर राघवाचारी। कौन थे? वीर राघवाचारी। और आर.एन. माधोलकर 1912 में बांकीपुर, माधोलकर 1912 में बांकीपुर, और 1922 में दास, चितरंजन दास टंडन, कल भी हम बताए थे। और उससे त्यागपत्र देके 1923 में स्वराज पार्टी का गठन भी 1 जनवरी के दिन इलाहाबाद में किया था, जो कि पहली पार्टी बनी थी संविधान की मांग करने वाली। पता चल रहा होगा रिवीजन किस हिसाब से चल रहा है, मज़ा भी आ रहा होगा अगर रेगुलर आप एक बार और वीडियो 2 बार देखते होंगे और कॉपी को रिवीजन करते होंगे। तो जीके जीएस में जो लोग को टेंशन होता है ना कि भैया मैथ रीजनिंग तो हो जाता है लेकिन जीके ये नहीं मार पाते हैं, 50 टू 10 एगो सही होता है। तो यही झोल है कि आप जो है ना झोल मारते हैं पढ़ाई में, इसीलिए भैया झोल को हटाइए और किताब खोल के पढ़िए, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जब भारत राष्ट्र कांग्रेस ने यह घोषणा किया कि भारत जब आज़ाद होगा, यानी कि 1920 में तो आदमी जान नहीं रहा था 1947 में हम आज़ाद हो जाएंगे, तो लेकिन यह प्रोमिस किया गया था कांग्रेसियों के द्वारा कि जब भारत आज़ाद होगा तब भारत के अलग अलग राज्य का जो गठन होगा वो भाषा के आधार पे होगा। यानी मान लीजिए तमिलनाडु का आदमी, उधर साउथ का आदमी अगर तमिल बोलता है तो उसको एगो अलग राज्य बना देंगे। आंध्र प्रदेश का आदमी तेलुगु बोलता है तो उसको एगो अलग राज्य बना देंगे। केरल का आदमी मलयालम बोलता है एगो अलग राज्य बना देंगे। और उधर आपका जो है कि हिंदी बोलने वाले को अलग राज्य बना देंगे। लेकिन जब भारत आज़ाद हो गया 1947 में 15 अगस्त के दिन, तब जो है कि कांग्रेस ने जो अपना प्रोमिस किया था 1920 में नागपुर अधिवेशन में, तब वह उस बात से मुकर गया, उस बात से मुकर गया। तो बताइए जब भाषा के आधार पर एक राज्य का गठन होता तो वहाँ के आदमी के लिए शासन प्रशासन करने में फायदा होता कि नहीं होता। मान लीजिए आप तो हाई कोर्ट जाइएगा, वहाँ पर हिंदी में बात होता तो आप अच्छा से वहाँ निर्णय ले सकते थे। कहीं पर आप जाते वो अस्पताल या कहीं पर भी तो एक अलग तरीका से आपका अपना टाइप का फीलिंग होता। लेकिन मान लीजिए अब बिहार के आदमी को तमिलनाडु में जाके भेज देगा, वहाँ पर जाके हाईकोर्ट का अध्यक्ष या सदस्य बना देगा, तो वो निर्णय करने में थोड़ा सा दिक्कत हो सकता था, आपसी मतभेद हो सकता था। तो इसी चीज को दूर करने के लिए आम आदमी के बीच अब तोड़ फोड़ एक्शन भरपूर हो गया, धुआं धक्का उड़ने लगा कि भैया कांग्रेस अपने बातों से अब जो है कि मुकर रहा है, वो धोखा दे रहा है। तो जब आक्रोशियों के द्वारा विभिन्न प्रकार का अनशन होने लगा तो वहां पर विभिन्न प्रकार की समितियां का गठन किया गया, जो है कि आम आदमी को समझाने के लिए या फिर आगे क्या किया जाए, ठीक है। तो जो है कि विभिन्न प्रकार का आंदोलन हुआ। आंदोलन होते होते वहां पर एक समिति बना था, याद रखिएगा जेवीपी समिति, ठीक है। जेवीपी समिति 3 सदस्य ने मिलकर बनाया था, ठीक है। तो जेवीपी समिति ने अपना रिपोर्ट दिया। उससे भी पहले जो है कि और भी समिति आया था, धर समिति वगैरह आया था, ठीक है।
तो ये सब समिति जो था वो राज्यों के गठन से संबंधित था। लेकिन अंततः 1952 के आसपास आंध्र प्रदेश का एक व्यक्ति था। कहते हैं कि आंदोलन का कोई एक नेतृत्व करता होता है भयानक, तभी जाके नेतृत्व का अंजाम निकलता है। तो एक व्यक्ति था पोट्री श्रीरामल्लू। पोट्री शॉर्ट में बता रहे हैं, इसे लंबा कहानी है लेकिन शॉर्ट में जो एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए वो बन जाए आपसे। तो पोट्री श्रीरामल्लू ने आमरण अनशन पर बैठ गया था। आमरण अनशन का मतलब होता है भूख प्यास सबको छोड़ के, ठीक है, यानी बिना अन्न जल ग्रहण किए कुछ भी छोड़ के आप अनशन पे बैठ जाइए और सरकार से मांग कीजिए, ठीक है। जैसे अभी बीपीएससी में प्रोटेस्ट हो रहा है, ठीक है, बिहार के अंदर में जो है कि बहुत छवि खराब हो चुकी है सरकार की, इसमें नो डाउट, इस समझ लीजिए, लेकिन सरकार सुन नहीं रही है। लेकिन अब वो दिन चला गया कि अब आदमी को आप जो पढ़ा दीजिएगा आपको वोट मिल जाएगा, वैसा अब कुछ नहीं है। आदमी पढ़ा लिखा है, हर एक घर में एक स्टूडेंट होता है, और जब वह स्टूडेंट अपने, समझ लीजिए स्टूडेंट के पास कितना पावर है कि मान लीजिए हम एक स्टूडेंट है, हम मेरे स्टूडेंट है, मेरे घर में 5 सदस्य है, और मान लीजिए कि मेरे घर से रिलेटिव कम से कम तो 10 गो तो अलग अलग गांव में तो जरूर होगा। अगर हम सबको बोल देंगे कि भैया इस पार्टी को या फिर कोई पार्टी विशेष को हमको वोट नहीं करना या फिर नोटा में डालना है, तो क्या वो डाल देगा? जाके नहीं डालेगा। मेरा बात मानेगा कि नहीं मानेगा? इसीलिए अगर मान लीजिए हर एक घर में एक एक स्टूडेंट रहता है, अगर वो ये प्रण ले ले कि इस बार जो है कि हमको वोट किसी में नहीं करना है, तो समझ लीजिए कि सरकार पक्का पलट सकता है। इसीलिए भैया आप समझ लीजिए कि ऐसा नहीं कि आप राजतंत्र के हिसाब से चल रहे हैं। अगर आपको 20 साल से अगर पोस्ट मिला हुआ है सीएम का, तो आप समझ रहे हैं कि आप मतलब हम ही राजतंत्र के हिसाब से चल रहे हैं। या आप भूल जाते हैं कि लोकतंत्र भी है और संविधान के अनुरूप भी हमको चलना है। इसीलिए आप समझिए अभी समय है, क्योंकि वो पढ़े लिखे इंसान है। समझ लीजिए एक बच्चा से आदमी को, गार्जियन को, उनके माता पिता को 25-30 साल तक पढ़ाने में कितना खर्च आता है। अगर 1-1 रुपया जोड़ लेना तो आदमी पढ़ाएगा नहीं उसको शुरुआत से कि हमको 15 लाख 20 लाख रुपया खर्च आ रहा है, वो नहीं पढ़ाएगा, ठीक है। इसीलिए आप समझिए। और एक तरफ आप जो है कि महिला वर्ग को जो है कि आप मतलब आगे बढ़ाने का बात कर रहे हैं, मतलब उसको ज़्यादा डेवलप करने का बात कर रहे हैं, प्रगति करने के। अभी आप प्रगति यात्रा पे निकले हुए और अपने घर में नहीं देखते हैं पटना में क्या हो रहा है। तो इसीलिए आप उस चीज़ को देखिए। आपके हाथ में गृह मंत्रालय है और आपके पास पुलिस व्यवस्था है, और आप जो है कि उस तरह से दरिंदा के तरह मतलब आप अटैक करवा रहे हैं। तो चलिए कोई बात नहीं है, मेहनत जारी रहेगा, आगे जीत पक्का है। तो चलिए हम लोग प्रश्न पे आते हैं। तो हम लोग प्रश्न कर रहे थे आपका विभिन्न प्रकार का जो चल रहा था आंदोलन आज़ादी के समय आपका मांग करने के लिए, क्योंकि भारत का इतिहास बहुत ही समझिए आंदोलनकारियों से भरा हुआ है। तो डरना नहीं है, जब अंग्रेज मेरे सामने नहीं टिका तो ये आपका सरकार क्या है, ठीक है। तो आप सुनिएगा कि 1952 में पोट्री श्रीरामल्लू अकेला एकदम फॉर्म में आ गया, और वहां पर जो है कि आमरण अनशन करते करते उनका 58 दिन तक आमरण अनशन किया बेचारा, और अंततः उनका निधन हो गया। और जब उनका निधन हो गया तो माहौल गर्म हो गया। जब माहौल गर्म हो गया तो जवाहरलाल नेहरू ने एगो जो है कि समिति का गठन किया और बोला कि अब यहाँ पर हम नहीं रह सकते हैं। और क्यों नहीं रह सकते हैं? क्योंकि अब यहाँ पर आंदोलन अलग अलग क्षेत्र में बहुत बड़े पैमाने पर होने लगा था उनके निधन के बाद। तब जाके 1953 ईस्वी में, याद रखिएगा, कि राज्यों के पुनर्गठन के लिए, यानी कि आंध्र प्रदेश राज्य का गठन 1953 में किया गया था। क्योंकि आंध्र प्रदेश का व्यक्ति वहां पर मरा था जिसका नाम था जो कि पोट्री श्रीरामल्लू, ठीक है, वो निधन हो गया। तो वहां पर ही पहली बार राज्यों, भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य जो बना था आंध्र प्रदेश बना था। किनके निधन के बाद? तो पोट्री श्रीरामल्लू। पोट्री श्रीरामल्लू कितना दिन के आमरण अनशन के बाद? 58 दिन। कितना दिन? 58 दिन। और एक और आपके भारत के अंदर में इतिहास में एक और व्यक्ति को हम याद करते हैं, जतीन दास का नाम सुने होंगे। जतीन दास 64 दिन के आमरण अनशन के बाद निधन हुआ था, और इधर पोट्री श्रीरामल्लू का 58 दिन के बाद निधन हुआ था भाषा का गठन करने के लिए, ठीक है। तो याद रख लीजिएगा कि भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य। और इसी तरह से दूसरा राज्य बना था गुजरात। दूसरा राज्य कौन बना था? गुजरात 1960 में, ठीक है। तो और उसी तरह से करते करते कुल 14 राज्यों का गठन हुआ था, हम लोग पढ़ते थे। और इस तरह बढ़ते 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 अभी तक कुल 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश वर्तमान समय में अनुसूची प्रथम के तहत हमको देखने के लिए मिलता है। क्योंकि किसी भी राज्य का जो संख्या होता है उसका हम कौन अनुसूची में देखते हैं? अनुसूची 1 में देखते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, किस व्यक्ति का यह कथन था कि आज़ादी के बाद कांग्रेस जो एक प्रकार का संगठन है भारत राष्ट्र कांग्रेस, उसको समाप्त कर देना चाहिए? तो यह कथन था महात्मा गांधी का। किसका कथन था? महात्मा गांधी का। बहुत फेमस क्वेश्चन है।
कर लीजिए पर। तो याद रखिएगा कि कथन था महात्मा गांधी का कि भारत जब आज़ाद हो जाएगा तो भारत राष्ट्र कांग्रेस को क्या कर देना चाहिए, समाप्त कर देना चाहिए। कथन किसका था, महात्मा गांधी। वहीं अभी कुछ देर पहले हम सरोजिनी नायडू का नाम लिए थे, जो कि पहली भारतीय महिला राज्यपाल बनी थी, ठीक है। तो सरोजिनी नायडू का एक स्टेटमेंट याद रख लीजिएगा आप लोग, बार बार एग्जाम में आता है। उनका कथन था कि राज्यपाल का जो पद है वह एक प्रकार से पिंजड़ा में बंद तोते के रूप में है, पिंजड़ा में बंद तोते के रूप में है। यह कथन किसका था राज्यपाल के संदर्भ में, तो याद रखिएगा सरोजिनी नायडू का कथन था, ठीक है। याद रखिएगा, बहुत फेमस क्वेश्चन है सरोजिनी नायडू। और सरोजिनी नायडू ही भारत राष्ट्र कांग्रेस की पहली महिला भारतीय अध्यक्ष बनी थी। भारत शब्द जहां लगा रहेगा तब यह मारेगा सरोजिनी नायडू, अगर भारत नहीं लगा रहेगा, सीधा रहेगा भारत राष्ट्र कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष, तो मारिएगा एनी बेसेंट। 1917 में कहां में, तो याद रखिएगा कलकत्ता में। कहां में, कलकत्ता में। और इसमें 8 जोड़िएगा तो 1925 मिलेगा। तो 1925 में आपका पहली महिला भारतीय अध्यक्ष बनती है सरोजिनी नायडू। कहां में, तो कानपुर में। और इसमें जब 8 जोड़िएगा तो 1933 मिलेगा। तो 1933 में तीसरी महिला बनती है, यह प्रथम आंग्ल भारतीय महिला बनती है, जिनका नाम है नलिनी सेन गुप्ता, ठीक है, आप याद रखिएगा। और भारत राष्ट्र कांग्रेस का सबसे लंबे दिनों तक जो अध्यक्ष रहे हैं वो रहे कौन, तो अबुल कलाम आजाद रहे हैं। कौन रहे हैं, अबुल कलाम आजाद। और यही अबुल कलाम आजाद याद रखिएगा कि आपका आगे चल के स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री बनते हैं। स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री अबुल कलाम आजाद। और इसलिए इन्हीं के जन्म दिवस को प्रत्येक वर्ष हम लोग 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं, राष्ट्र शिक्षा। बहुत का माइंड होगा तब शिक्षक दिवस किनके जन्म दिवस में मनाते हैं, तो शिक्षक दिवस सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस को प्रत्येक वर्ष 5 सितंबर को मनाते हैं। यानी 5 सितंबर को राष्ट्र शिक्षक दिवस, और इसमें अगर एक महीना आगे बढ़ जाइएगा 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस, ठीक है। और 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। और एक क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाते हैं 8 सितंबर को। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाते हैं 8 सितंबर को, ठीक है, आप याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और शिक्षा किस सूची का विषय है, समवर्ती सूची का। शिक्षा किस सूची का, समवर्ती सूची का। और याद रखिएगा कि समवर्ती सूची में वर्तमान समय में कितना विषय है, तो वर्तमान समय में समवर्ती में कुल 52 विषय है। कितना विषय है, 52 विषय है। देखिएगा, जब 1935 का अधिनियम देखते हैं तो 1935 के अधिनियम में याद रखिएगा पहली बार हमको 3 प्रकार का सूची देखने के लिए मिला था। कल हम लोग चर्चा कर रहे थे कि तीनों गोलमेज सम्मेलन का कहानी सुनाए थे कि उसके आधार पर 1935 का अधिनियम अंततः पारित किया, जो कि भारत में सबसे बड़ा अधिनियम अभी तक का था। 2 क्वेश्चन याद रखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर क्वेश्चन पूछे कि अंग्रेजों के द्वारा पारित किए गए सभी अधिनियम में से सबसे छोटा अधिनियम कौन सा था, तो 1773 से लेकर 1947 तक देखते हैं तो सबसे छोटा अधिनियम 1909 का अधिनियम था, राइट, जिसको हम लोग मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जानते हैं। और इसी के तहत पहली बार मुस्लिम को अलग से पृथक निर्वाचक प्रणाली का अधिकार भी दिया गया था। और सबसे बड़ा अगर देखते हैं तो 1935 का भारत शासन अधिनियम, जिसको भारतीय संविधान का ब्लूप्रिंट के नाम से जानते हैं, क्योंकि जब भारत का संविधान बनने लगेगा तो अधिकतर चीज जो ग्रहण कर लेगा वो 1935 के अधिनियम से, अर्थात ब्लूप्रिंट, प्रिंट का मतलब फोटोकॉपी, यानी ब्लूप्रिंट यानी हुबहू छाप लिया। अधिकतर 250 अनुच्छेद जो हमारा संविधान ले लिया हुआ स्पेशल आपका 1935 के अधिनियम से ही। और जितना शेष बचा आपका अनुच्छेद, क्योंकि आपको पता था मूल संविधान में कुल 395 अनुच्छेद था, जिसमें से लगभग 250 अनुच्छेद 1935 कवर किया। और उधर जो आपका शेष बच गया यह अलग अलग कुल 10 देश से लिया गया। कितना देश से, और यह सवाल पिछला बार एनटीपीसी पूछा था कि भारतीय संविधान जो लिया गया है वो विश्व के कितने देशों से प्रभावित है, तो 10 देशों से प्रभावित है। जैसे अमेरिका से हम लोग बहुत सारा चीज लिए हैं, रूस से लिए हैं, ब्रिटेन से लिए हैं, दक्षिण अफ्रीका से, आयरलैंड से, जापान से, बहुत सारा चीज लिए हैं, कनाडा से। तो आप ऐसे करके कुल कितना देश से लिए हैं, 10 देश से। लेकिन भारत का संविधान निर्माताओं ने कुल कितने देश का संविधान पढ़ा, तो लगभग कुल 60 देश का संविधान पढ़ा। लेकिन 60 देश में 50 देश में उसको कुछ पसंद नहीं आया, सिर्फ 10 देश से पसंद आया और 10 देश से अलग अलग कंटेंट ले लिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और आप लोग को बता दें कि 1935 का जो अधिनियम था, 1935 के अधिनियम में बात करते हैं जो 3 प्रकार का सूची था, उसमें से संघ सूची में, ये क्वेश्चन बीआरएसआई का पूछा हुआ सवाल है कि संघ सूची में 1935 में कितना विषय था, और फिर राज्य सूची में कितना था, और समवर्ती में कितना था। तो याद रखिएगा, अभी का तो सब बच्चा याद रखता है,
अभी अभी का तो सब बच्चा याद रखता है। तो 1935 में संघ में याद रखिएगा 59 विषय। कितना विषय यहाँ था? 59 विषय। और राज्य सूची में याद रखिएगा 54 विषय और संवर्ती में 36 विषय। लेकिन वर्तमान समय में अगर हम बात करते हैं तो वर्तमान समय का जो आपका संविधान है उसमें आपका संघ सूची में 100 विषय है और राज्य सूची में 61 विषय है और संवर्ती में 52 विषय है। कितना विषय है? 52 विषय। पहले 47 था, 5 को इसमें जोड़ गया है, बताए भी थे। ठीक है, याद रख लीजिएगा। लेकिन पहली बार हमको सूची कहाँ पर देखने के लिए मिला था? 1935 के अधिनियम में। ठीक है, याद रखिएगा। हाँ, भारत शासन अधिनियम 1935। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, इंडियन एसोसिएशन का स्थापना किस वर्ष किया गया था? इंडियन एसोसिएशन का स्थापना किस वर्ष किया गया था? यह क्वेश्चन बहुत फेमस है। तो आप लोग याद रखिएगा कि एक होता है आपका हिंद एसोसिएशन। अगर हिंद एसोसिएशन पूछे तो 1913 में, और इंडियन एसोसिएशन का स्थापना आपका जो हुआ था वो कब हुआ था? तो आप लोग याद रखिएगा कि इंडियन एसोसिएशन का स्थापना जो हुआ था वो आपका कब हुआ था? 1867 के आसपास हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग बताइएगा कि क्रांतिकारियों का एक गुप्त संगठन अभिनव भारत का गठन किसने किया था? तो वीडी सावरकर ने। किसने किया था? वीडी सावरकर ने। और वीडी सावरकर ही आपको बता दे 1857 के विद्रोह के बारे में कहा था कि यह एक कैसा विद्रोह है? तो यह भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है। किसने कहा था? वीडी सावरकर ने, यानी विनायक दामोदर सावरकर ने। और इसके द्वारा 1800 याद रखिएगा 1804 ईस्वी में आपका अभिनव भारत संस्था का गठन किया गया था, जो कि एक क्रांतिकारी संगठन था। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है। अगला क्वेश्चन आप लोग बताइएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है कि महाराष्ट्र में गणपति उत्सव को मनाने का शुरुआत किस व्यक्ति के द्वारा किया गया? तो याद रखिएगा महाराष्ट्र में गणपति उत्सव और शिवाजी उत्सव, ये दोनों को मनाने का शुरुआत जो किया गया था वो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। और बाल गंगाधर तिलक आपको बताए हैं हम कल भी कि लाल बाल पाल जो थे वो तीनों आपका गरम दल के नेता थे। ठीक है, लाल बाल पाल गरम दल के नेता थे और साथ में अरविंद घोष भी गरम दल में ही सेट कर लीजिएगा आज के बाद। वो 3 व्यक्ति थे, प्लस में अरविंद घोष भी जो थे वो भी आपके गरम दल के नेता थे। समझ में आ गया? और आप लोग को बता दे कि जब बाल गंगाधर तिलक का नाम लेते हैं तो इनके द्वारा एक स्टेटमेंट कांग्रेस के संदर्भ में दिया गया था कि इनके कांग्रेस के संदर्भ में दिया गया था यह मेढक के रूप में क्या करता है? टर करते रहता है। याद रखिएगा बाल गंगाधर तिलक का कथन था। किसका कथन था? बाल गंगाधर तिलक का कथन था। चलिए आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस के संदर्भ में पूछ रहे हैं भैया, कांग्रेस के संदर्भ में कंपटीशन यही नहीं है। जन्मसिद्ध अधिकार वो तो पता है, बाल गंगाधर तिलक वो सबको पता है, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे हम लेकर रहेंगे, वो तो पता है, अलग चीज बाल गंगाधर तिलक का है। लेकिन हम पूछ रहे हैं यहाँ पर कि कांग्रेस के संदर्भ में क्या कथन था। ठीक है, तो कांग्रेस के संदर्भ में हम कल भी बताएं, ज्यादा दिन नहीं हुआ है, कल या परसों ही बताएं कि वार्षिक अधिवेशन जो होता था वो टर करता था, वो बाल गंगाधर तिलक ही कहे थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसीलिए क्वेश्चन के पैटर्न पर ध्यान दीजिए। ऐसा नहीं कि हम एग्जाम में मार के आ गए 90 क्वेश्चन 100 में, पता चला कि हम घर पहुंचते पहुंचते 15-20 क्वेश्चन गलती हो गया, तो उससे क्या फायदा है? इसीलिए बाउंस फेंकना कम कीजिए और पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है कि विश्व बैंक का स्थापना किस वर्ष हुआ? थोड़ा स्टैटिक प्रश्न ले लेते हैं। विश्व बैंक और IMF ये 2 महत्वपूर्ण संस्थाएं पूरे विश्व में। विश्व बैंक और IMF ये दोनों का स्थापना याद रखिएगा ब्रेटन वुड्स समझौता के तहत। NTPC में गारंटी के साथ बताते हैं, ये क्वेश्चन आएगा। ठीक है, कि आपका IMF और विश्व बैंक का स्थापना कौन सम्मेलन के तहत हुआ है? तो दोनों का सम्मेलन का हुआ था, एक का नाम था याद रखिएगा आपका ब्रेटन वुड्स समझौता। ब्रेटन वुड्स समझौता 1944 में हुआ था। इसी के आधार पर 1944 में विश्व बैंक का स्थापना होता है और इसके जस्ट 1 साल के बाद 1945 में IMF का स्थापना होता है। यानी याद रखिएगा आपका क्या होता है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड होता है, यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष होता है। ठीक है, याद रखने का प्रयास कीजिएगा। और दोनों का मुख्यालय वाशिंगटन में है। कहाँ में है? वाशिंगटन अमेरिका में पड़ता है और अमेरिका की राजधानी भी वाशिंगटन DC ही है। ठीक है, वाशिंगटन DC ही है, याद रखिएगा। और बात करते हैं हम लोग कि वाशिंगटन कौन नदी किनारे है? बताइए तो, वाशिंगटन कौन नदी किनारे है? तो याद रखिएगा वाशिंगटन पोटोमैक नदी किनारे है और न्यूयॉर्क हडसन
और आपका वाशिंगटन जो है वो पोटोमैक नदी के किनारे है। ये दो प्रश्न आता है। और आईएमएफ और विश्व बैंक दोनों का मुख्यालय भी कहाँ है, तो याद रखिएगा वाशिंगटन है। और आईएमएफ का स्थापना आपका बाद में हुआ है और विश्व बैंक का स्थापना पहले हुआ है। विश्व बैंक का स्थापना उसी साल हुआ है जिस साल आपका ब्रेटन वुड्स समझौता हुआ था। तो याद रखिएगा इसका मतलब दोनों का जो उद्गम है वो एक ही संस्था से है, इसीलिए इस दोनों संस्था को जुड़वा बहन के नाम से भी जानते हैं। जुड़वा बहन के नाम से भी जानते हैं। जैसे पृथ्वी और शुक्र को जुड़वा बहन के नाम से जानते हैं, उसी तरह से आपका आईएमएफ और विश्व बैंक को जुड़वा संस्था के नाम से जानते हैं। और बता देते हैं कि विश्व बैंक एक रिपोर्ट जारी करती है जो कि बहुत फेमस है, और आईएमएफ भी एक रिपोर्ट जारी करती है जो कि बार बार पूछता है कि फलना रिपोर्ट कौन सी अंतरराष्ट्रीय संस्था जारी करती है। तो वो से विश्व लिखते हैं और उसी से वो से याद रखेगा विश्व विकास रिपोर्ट। विश्व विकास रिपोर्ट विश्व बैंक और आईएमएफ क्या जारी करता है, तो आईएमएफ वर्ल्ड आउटलुक रिपोर्ट। आउटलुक रिपोर्ट आईएमएफ और विश्व बैंक आपका विश्व विकास रिपोर्ट जारी करती है। उसी तरह से मानव विकास रिपोर्ट भी जारी करने वाला एक संस्था है जो कि मानव कितना डेवलप किया नहीं किया, किस हिसाब से जीडीपी बढ़ रहा है, तो इसका एक संस्था है यूएनडीपी। कौन सा है, यूएनडीपी यानी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। अभी जो टेक्नीशियन का पेपर हो रहा है उसमें से एक अंतरराष्ट्रीय संस्था का फुल फॉर्म भी पूछ रहा है कि जैसे यूएनईपी का फुल फॉर्म पूछा था पिछले सेशन में, ठीक है। यूएनईपी एक अंतरराष्ट्रीय संस्था है जो कि पर्यावरण से संबंधित है, ठीक है। उसका फुल फॉर्म होता है यूएनईपी यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, यानी कि वो पर्यावरण से संबंधित है, ठीक है, जिसका मुख्यालय है नैरोबी। कहाँ है, नैरोबी। और नैरोबी जो है वह केनिया की राजधानी है। आप लोग को पता है वर्ल्ड कप सब पहले होता था, उसमें केनिया का टीम भी हिस्सा लेता था, ठीक है। केनिया युगांडा पुगंडा का भी टीम आता था, लेकिन जोल जाल में हवा मुड़ जाता था। लेकिन केनिया की राजधानी कैसे याद रहेगा, तो केनिया मतलब कन्या, और कन्या का जब शादी यानी बेटी का जब विवाह होता है, जब विदा होने लगती है तो कन्या क्या होती है, वो रोने लगती है। तो वो जो दूल्हा रहते हैं वो बोलते हैं कि कन्या को कि नहीं रोबो, ठीक है, कहीं दूर नहीं जा रहे। कहने का मतलब याद रखिएगा कि केनिया को नहीं रोने के लिए बोल रहा है, यानी केनिया की राजधानी नैरोबी। केनिया की राजधानी नैरोबी याद रखने का प्रयास कीजिएगा। वहीं पर मुख्यालय है यूएनईपी का, ठीक है, यूएनईपी का। और अभी हम बात कर रहे थे यूएनडीपी का, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसका स्थापना 1965 में हुआ है। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। वर्तमान में अध्यक्ष अचिम स्टेनर है और यह जारी करती है विश्व मानव विकास रिपोर्ट। क्या जारी करती है, मानव विकास रिपोर्ट। और याद रखिएगा मानव विकास रिपोर्ट में वर्तमान में इंडिया किस स्थान पर है, यह सवाल आपका करंट अफेयर्स का है। तो मानव विकास रिपोर्ट में वर्तमान में इंडिया 134 स्थान पे है। राइट सेक्शन आगे। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है, जेनेवा। अगर आदमी व्यापार नहीं करेगा तो खाएगा कहाँ से, इसीलिए जान जा सकता है। वहीं विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है, अगर स्वास्थ्य सही नहीं रहेगा तो जान जा सकता है, यानी व्यापार नहीं करेगा तो जान जाएगा, यानी जेनेवा। अगर स्वास्थ्य सही नहीं रहेगा यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है, तो भी आंसर क्या होगा, जेनेवा। कहाँ होगा, जेनेवा। वहीं याद रखिएगा अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, श्रम का मतलब होता है काम करना, ठीक है। अगर आदमी काम नहीं करेगा यानी श्रम नहीं करेगा तो भी आदमी का जान जा सकता है, यानी अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय भी कहाँ है, तो याद रखिएगा जेनेवा। कहाँ है, जेनेवा। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है। अगला क्वेश्चन आप लोग बताइएगा कि अच्छा बताइए तो अभी वर्तमान में इंडिया शांति सूचकांक में किस स्थान पर है। आप लोग को पिछला दिन हम ट्रिक दिए थे, विश्व शांति सूचकांक में इंडिया किस स्थान पर है, और आपको बताए थे। अब देखिए आप लोग जो है कि आंसर बताइए शांति सूचकांक में। तो आपको बताए थे कि भारत राष्ट्र कांग्रेस के बीच जो समझौता हुआ था 1916 में हुआ था, 1916 में हुआ था, यानी सुलह हुआ था दोनों के बीच। गरम दल और नरम दल जो था 1907 में सूरत में अलग हुआ था, ठीक है, विभाजन हुआ था रास बिहारी घोष की अध्यक्षता में। लेकिन 1916 में सुलह हुआ था। क्या हुआ था, सुलह का मतलब हो गया दोनों में मिलन हो गया, दोस्ती हो गया। तो उसी तरह से जब दोस्ती हो गया यानी सुलह यानी शांति हो गया, उसी तरह से 116 रैंक पे है शांति में इंडिया। और हम बताए थे उसी समय कि इसमें अगर 10 जोड़ देंगे एक्स्ट्रा तो खुशहाली भी हमको मिल जाएगा, ठीक है। यानी 116 में शांति और 126 में खुशहाली, ठीक है, याद रख लीजिएगा खुशहाली रिपोर्ट।
चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है कि असंतुलित विकास का सिद्धांत किसने दिया है, बताइए। असंतुलित विकास का सिद्धांत किसने दिया है? इकोनॉमिक्स का हम 10-15 सवाल लेते हैं क्योंकि इससे कम सवाल आता है एग्जाम में। आप लोग बताइएगा, आपको जुगाड़ से याद करवाते हैं। संतुलित विकास का सिद्धांत सबसे पहले हम बात करते हैं। एक पूछता है संतुलित विकास, एक पूछता है असंतुलित विकास। स्टेटमेंट पूछेगा और यह क्वेश्चन अक्सर बिहार सीजीएल जैसे एएसओ बन सकते हैं, सचिवालय सहायक बन सकते हैं, लेवल 7 का जॉब है, ठीक है। वो उसमें पूछेगा, ये 12th लेवल का बिहार एसएससी उसमें पूछेगा, या एनटीपीसी में पूछेगा, ठीक है। या आरपीएफ का पेपर होता है। तो आपको बता दे, दोनों जुगाड़ से बता देंगे, याद आज के बाद आपको करने का आवश्यकता नहीं है, ऑलरेडी याद हो जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं असंतुलित विकास। अब बताइए, आदमी जब कोई भी बात पे हंसने लगता है पूरा लोटपोट होके, तो वो असंतुलित हो जाता है। आंख से कभी कभी आंसू आ जाता है हंसते हंसते आदमी को। इसका मतलब वो असंतुलित हुआ कि संतुलित हुआ? असंतुलित। और असंतुलित कब हो रहा है? आदमी पूरा जब हर्षोल्लास में रहता है, यानी हंसने लगता है। यानी याद रखिएगा, असंतुलित विकास का सिद्धांत पूछ दे तो ऑप्शन में हर्ष मैन रहेगा। क्या रहेगा? यानी वो जो मैन है वो पूरा हर्ष है अपने आप में, यानी खुश है। यानी कि असंतुलित विकास का सिद्धांत हर्ष मैन ने दिया है। और याद रखेगा संतुलित। और पता है कि घर में जो सबसे अधिक, मान लीजिए घर के बारे में, घर में सबसे अधिक जो हंसता है वो युवा वर्ग के लोग हंसता है, या फिर अधिकतर पिताजी तक हंस सकते हैं, लेकिन दादाजी आपके नहीं हंसते होंगे, उतना नहीं हंसते हैं। तो इसका मतलब आप याद रखिएगा कि दादा जो हैं वो असंतुलित हैं कि संतुलित हैं? संतुलित हैं। और इधर जो आपके हंसने वाले ये सब संतुलित हैं, मतलब असंतुलित हैं। यानी कि दादा भाई नौरोजी ने संतुलित विकास का सिद्धांत दिया है, ठीक है, संतुलित वाला दिया है, और असंतुलित वाला हर्षमैन ने दिया है। किसने दिया है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है कि पिछड़े देशों के लिए रोलिंग प्लान का सुझाव किस वैज्ञानिक ने दिया है? एक नंबर वीवीआई क्वेश्चन। जो थोड़ा सा सीनियर होइएगा उनको लग रहा होगा नहीं यार ये कंटेंट बहुत जबरदस्त मिल रहा है, ये आपको गारंटी देते हैं। बताइए, जो नए होइएगा लगेगा अरे यार कौन सी एग्जाम में आएगा ना आएगा, झूठे का ये क्या क्या बोल रहा है, लेकिन झूठे आपको लग रहा है, लेकिन आपको वह समय दूर नहीं है जब आप भटकिएगा 2-4-5 कोचिंग से, तब फिर आपको लगेगा कि क्या हकीकत था और क्या आपको ओरिजिनल है, ठीक है। याद रखिएगा। अरे यार, चलिए आगे बढ़ते हैं। बताइएगा, पिछड़े देशों के लिए रोलिंग प्लान का सुझाव किस व्यक्ति ने दिया था? तो याद रखिएगा गुरनार मिर्डल ने। किसने दिया था? गुरनार मिर्डल ने दिया था। रोलिंग प्लान गुरनार मिर्डल ने दिया था। आप लोग जब पंचवर्ष योजना पढ़िएगा तो उसमें आपको ये चीज़ देखने के लिए मिल जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है कि एडम स्मिथ की एक पुस्तक बहुत फेमस है जो बार बार एग्जाम में टपकता है, जिसका नाम है द वेल्थ ऑफ नेशंस। द वेल्थ ऑफ नेशंस, द वेल्थ ऑफ नेशंस। यानी कि आप याद रखिएगा, इस पुस्तक में उन्होंने धन के बारे में बताया है। किसके बारे में? धन के बारे में बताया है। और यह पुस्तक किसने लिखा था? एडम स्मिथ ने। और एडम स्मिथ को याद रखिएगा अर्थशास्त्र का पिता कहा जाता है, अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है या पिता कहा जाता है। और याद रखिएगा इनके द्वारा 1776 में, कब? 1776 में द वेल्थ ऑफ नेशंस पुस्तक का रचना किया गया था, जिसमें यह क्वेश्चन पूछता है कि वेल्थ ऑफ नेशंस पुस्तक एडम स्मिथ द्वारा लिखा गया था, जिसमें किसकी चर्चा मिलती है? तो धन की चर्चा मिलती है। इसीलिए क्वेश्चन है कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, यह कथन किसका है? तो एडम स्मिथ ही मारिएगा। क्या मारिएगा? एडम स्मिथ। लेकिन आपको यहां रोकने का प्रयास करते हैं। अगर पूछेगा भारतीय अर्थशास्त्र का पिता किसे कहते हैं, तो वहां पर एडम स्मिथ नहीं मारिएगा। एडम स्मिथ तो पूरे विश्व के लिए है, लेकिन स्पेशल भारत के लिए है। याद रखिएगा कर्नाटक के एक महानुभाव थे जिनका नाम क्या था? तो आप लोग याद रख लीजिएगा, एम विश्वेश्वरैया। क्या नाम था? एम विश्वेश्वरैया। और वही एम विश्वेश्वरैया जिनके जन्म दिवस को प्रत्येक वर्ष हम लोग 15 सितंबर को मनाते हैं। क्या? तो याद रखिएगा इंजीनियर डे या अभियंता दिवस, क्योंकि इंजीनियर का हिंदी होता है अभियंता, ठीक है। और आप जो 17 सितंबर बोल रहे थे उसमें हमारे पूरे देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का जन्म दिवस मनाते हैं। याद रखने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है।
17 सितंबर को मोदी जी का, लेकिन हम मोदी जी का क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछेगा कि मोदी जयंती कब मनाते हैं, लेकिन आपसे उसमें जरूर पूछ देगा कि हैदराबाद स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा किस तारीख को हुआ है। तो याद रखिएगा, जिस दिन मोदी का जन्म दिवस मनाते हैं उसी दिन हैदराबाद स्वतंत्रता दिवस। हाल ही के दिनों में मोदी जी ने यह घोषणा किया है, क्योंकि हैदराबाद को आपको पता है ऑपरेशन पोलो या ऑपरेशन कैटरपिलर के तहत 1948 में भारत का हिस्सा आपको बनाया गया था सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा, क्योंकि भारत के पहले रक्षा मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे और उन्हीं के हाथों में आपका पूरा पुलिसिया व्यवस्था था। समझ में आ गया। और उनका बखूबी साथ निभा रहे थे वीपी मेनन। कौन निभा रहे थे? तो एक क्वेश्चन पूछता है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के अलग अलग प्रांतों को मिलाने का काम कर रहे थे, ठीक है, जो बटा हुआ था, तो उनका साथ और कौन दे रहे थे बताइएगा? वीपी मेनन दे रहे थे। कौन दे रहे थे? वीपी मेनन दे रहे थे और लॉर्ड माउंटबेटन भी हल्का सपोर्ट कर रहे थे, आप लोग को पता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है। बहुत मस्त क्वेश्चन। भारत में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग का गठन किस वर्ष किया गया? तो याद रखिएगा 2003 में। 2003 में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग का गठन किया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, वे प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था? तो आप लोग सुनिएगा, सबसे पहले हम लोकसभा का बात कर रहे हैं, हम यहाँ पर प्रधानमंत्री का बात नहीं कर रहे जो विश्वनाथ प्रताप सिंह या फिर आप जवाहरलाल नेहरू या फिर अटल बिहारी वाजपेयी बोल रहे हैं। हम बात कर रहे हैं लोकसभा अध्यक्ष का। किसका बात कर रहे हैं? और वर्तमान समय में लोकसभा अध्यक्ष जो चल रहे हैं वो 18वें नंबर के चल रहे हैं, क्योंकि 18वां लोकसभा हाल ही में गठन किया गया है, ठीक है। मोदी जी जो आपका तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं, तो 18वां लोकसभा के जो अध्यक्ष बने हैं वो आपको पता है कौन बने हैं? याद रखिएगा, आपके राजस्थान के बूंदी लोकसभा क्षेत्र से एक व्यक्ति थे, ओम बिरला, ठीक है। पिछला बार भी वही थे, 17वां का भी वही था और 18वां का भी ओम बिरला ही बने हैं, ठीक है, याद रखिएगा। और लोकसभा की पहली महिला अगर बोलेगा अध्यक्ष कौन था, तो मीरा कुमार था, ठीक है। मीरा कुमार थी, सॉरी, महिला थी, ठीक है। लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष बोलेगी कौन थी, तो याद रखिएगा कौन थी? तो मीरा कुमार। कौन थी? मीरा कुमार थी। और लोकसभा की पहली महिला महासचिव कौन बनी थी? स्नेहलता श्रीवास्तव। ये भी स्टैटिक का ही सवाल है, आप याद रखें, लेकिन आप मीरा कुमार याद रख के चलिएगा। कोई डाउट हो रहा है क्या? हाँ ठीक है, तो कोई डाउट होगा तो बोलिएगा। तो आप लोग को बता दे, मेरा क्वेश्चन है कि हम बात कर रहे हैं यहाँ पर लोकसभा अध्यक्ष का और दूसरा बात कर रहे हैं अविश्वास प्रस्ताव का, ठीक। तो आप लोग को बता दे, जब आप 251 पेज का संविधान पढ़िएगा तो कहीं पर भी आपका अविश्वास प्रस्ताव की चर्चा नहीं है। लेकिन भारत के अंदर में प्रधानमंत्री को हटाने के लिए, भारत के अंदर में लोकसभा अध्यक्ष को हटाने के लिए अविश्वास प्रस्ताव की प्रक्रिया अपनाई जाती है, लेकिन इसकी चर्चा हमारे संविधान में कहीं नहीं है। जैसे आप लोग को बताए थे कि राज्यपाल को हटाने की चर्चा हमारे संविधान में कहीं नहीं है, उसी तरह से अविश्वास प्रस्ताव की भी चर्चा हमारे संविधान में कहीं नहीं है। तो आप लोग को इस लेवल से हम काहे बता रहे हैं, क्योंकि दिन ब दिन पैटर्न बदल रहा है और स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ रहा है। बोलेगा निम्न में से कौन सा कथन सही है अविश्वास प्रस्ताव के बारे में, तो फिर तो आपको जानना तो जरूरी है भैया। आपको ऊपर ऊपर बता देंगे, फिर लगेगा अरे यार ये तो अविश्वास प्रस्ताव बताए, लेकिन ये चीज़ तो आप बताए भी नहीं किए। इसीलिए भले आपको थोड़ा सा लग रहा होगा बोरिंग टाइप का कि हम ज़्यादा डीप में दे रहे हैं, लेकिन जरूरी है, समझ लीजिए। तो अविश्वास प्रस्ताव हटाने की विधि प्रधानमंत्री में भी है, लोकसभा अध्यक्ष के बारे में ही है। तो आप लोग को बता देकर हम अविश्वास प्रस्ताव का बात करते हैं, तो अविश्वास प्रस्ताव हम बात करते हैं पहले प्रधानमंत्री के बारे में। तो भारत के अंदर में अविश्वास प्रस्ताव जो पहली बार लाया गया था प्रधानमंत्री को हटाने के लिए, आप लोग याद रखिएगा, वो 1963 में लाया गया था। कब लाया गया था? 1963 में जब लाया गया होगा तो आप समझ सकते हैं कि उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। क्योंकि जवाहरलाल नेहरू का जो निधन हुआ है वो 1964 में जाके हुआ है और वो पद पे ही रहते हुए हुआ है, ठीक है। भारत के अंदर में 3 प्रधानमंत्री का निधन कार्यकाल के दौरान या पद पे रहते हुए हुआ है। तो उसमें से आप याद रखिएगा, एगो जवाहरलाल नेहरू थे और दूसरा, देखिए पहले फ्लॉप कर जाते हैं, राजीव गांधी बोल दिए और ऑप्शन में पक्का राजीव गांधी देगा। और आप लोग भी देख रहे होंगे राजीव गांधी, जो आपके मन में भी चल रहा होगा, लेकिन आज
उसके बाद आज 26 दिसंबर है, आप लोग जो भी लाभ उठा रहे हैं हमारे वीडियो का, आज के बाद दिमाग से हटा दीजिएगा। राजीव गांधी का निधन पद पे रहते हुए बिल्कुल नहीं हुआ है। और एग्जामिनर क्वेश्चन देगा, ऑप्शन देगा वहाँ राजीव गांधी, और सबके माइंड में रहता है राजीव गांधी तो पद पे मरबे किया है। लेकिन भैया राजीव गांधी 1989 तक पद पे रहा था, ठीक है, क्योंकि 1984 में उनके माताजी का निधन हुआ, इंदिरा गांधी का, ठीक है, 31 अक्टूबर के दिन उनका निधन हुआ। और 84 कितना होता है, 89 होता है, 89 में वो पद पे तक था। उसके बाद वो जो है कि नहीं थे पद पे, ठीक है। और 1991 में जाके उनका निधन हुआ है। तो बताइए, तो और बम विस्फोट में तमिलनाडु के श्री पेरम्बदूर नाम का एक जगह था। ये क्वेश्चन ही पूछा है कि राजीव गांधी का निधन हवाई विस्फोट में हुआ है किस शहर में, तो श्री पेरम्बदूर। कौन सा शहर, 1991 में, 1991 में। लेकिन वो उस समय क्या प्रधानमंत्री के पद पर थे, तो बोलिएगा नहीं थे, वो 2 साल पहले झोल हो चुके थे। समझ में आया, याद रख लीजिएगा। तो भाई पहला तो जवाहरलाल नेहरू हुआ, दूसरा कौन है, तो दूसरा आप लोग को पता है कि भारत के अंदर में बात करते हैं कि आपका पहला प्रधानमंत्री जिसकी मृत्यु विदेश में हुआ है या देश के बाहर हुआ है, तो याद रखिएगा लाल बहादुर शास्त्री। कौन हुए, लाल बहादुर शास्त्री। और ये बोल रहे हैं अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी 2018 में इनका निधन हुआ था, 16 अगस्त के दिन एम्स दिल्ली में हुआ था उनका निधन, ठीक है। तो विदेश हो गया दिल्ली। तो याद रखिएगा दूसरे प्रधानमंत्री आपके बनते हैं लाल बहादुर शास्त्री, जिनका निधन याद रखिएगा डेट सहित 11 जनवरी 1966 को, 11 जनवरी 1966 को हुआ है, क्योंकि उनके एक दिन पहले 10 जनवरी को वो ताशकंद समझौता में जो है कि हिस्सा लेने के लिए रूस गए हुए थे। वहीं पर रात में खाना खाने के बाद वो स्वर्गवास हो गए रात के 2 बजे। तो अगला दिन याद रखिएगा 11 जनवरी को उनका निधन होता है और 1966 में होता है। और पहले व्यक्ति बनते हैं जिनका निधन विदेश में हुआ प्रधानमंत्री के रूप में, याद रखिएगा। और इसी से दूसरा क्वेश्चन आता है कि मरणोपरांत भारत रत्न पाने वाले पहले व्यक्ति कौन बने थे, तो वो भी वही बने थे, वो भी वही, यानी विदेश में मरने वाले पहले प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री और मरणोपरांत आपके भारत रत्न पाने वाले पहले व्यक्ति। लेकिन 1978 के बाद आप छोड़िए, हटाइए क्वेश्चन, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मतलब बंद करवाते हम वो चीज़, मतलब कि 1978 में जब सरकार आई आपका बीजेपी का, तो भारत रत्न पुरस्कार देना बंद हो गया था। और दोबारा जब 1980 में फिर से कांग्रेस का सरकार बना, तो भारत रत्न को दोबारा चालू कर दिया गया था, ठीक है। ये सब तो आपको पता ही होगा। अब याद रखिएगा तीसरे व्यक्ति कौन बने हैं पद पर रहने वाले मरने वाले, तो तीसरे व्यक्ति तो आराम से बता सकते हैं, इंदिरा गांधी। कौन बने हैं, इंदिरा गांधी बने हैं, और उनका हत्या किया गया था, ठीक है, उनका हत्या किया गया था 1984 को। समझ में आ गया। तो 3 प्रधानमंत्री, जवाहरलाल नेहरू पद पर रहते हुए, और लाल बहादुर शास्त्री, इनको विदेश भी थोड़ा भेज सकते हैं हम, और तीसरा इंदिरा गांधी। कभी भी अब आज के बाद राजीव गांधी नहीं मारिएगा। कितना इंदिरा गांधी 31 अक्टूबर 1984, और उनका जन्म भी बता देते हैं 19 नवंबर 1917 को हुआ था। और 19 नवंबर को एक और व्यक्ति का जन्म होता है, रानी लक्ष्मीबाई का, 1828 में, ठीक है, याद रखिएगा। और 1858 में उनका निधन होता है, ठीक है, याद रखिएगा। और एक का सवाल आता है कि 1857 का विद्रोह खत्म होने से पहले, 1857 का विद्रोह शुरू होने से पहले किस व्यक्ति ने शहीद प्राप्त हो गया था या शहीद हो गए थे? कौन सा भारत नायक या कौन सा भारतीय महापुरुष 1857 में निधन हुआ, लेकिन 1857 के विद्रोह शुरू होने से पहले ही बेचारा स्वर्गवास हो गए? तो याद रखिएगा मंगल पांडे। कौन हुए थे? मंगल पांडे। देखिएगा 1857 में विद्रोह शुरू होता है, वो 10 मई से जाके शुरू होता है, 10 मई से शुरू होता है 1857 का विद्रोह, उत्तर प्रदेश के मेरठ से, ठीक है। लेकिन उनका निधन बहुत पहले हो गया था। उनका निधन लगभग मई में शुरू हुआ है, तो इसका निधन अप्रैल में इनका निधन हो गया है, ठीक है। अप्रैल में ये लगभग 8 से 9 अप्रैल के दिन हो गया था। इसका मतलब अगर क्वेश्चन पूछेगा 1857 का विद्रोह जो है कि शुरू होने से पहले ही कौन चल बसे, तो मंगल पांडे। और याद रखेगा मंगल पांडे का संबंध केमी इन्फेंट्री से था, और ये क्वेश्चन 1000 बार से भी ज़्यादा बार आया है। याद रखेगा 34 इन्फेंट्री, 34, यानी याद रखेगा मंगल पांडे का ये 34 साल हो रहा था, लगभग ऐसे याद रखना है, ठीक है। मंगल पांडे का ये 34 साल हो रहा था। और पिछला बार दिल्ली पुलिस में भी यह क्वेश्चन पूछा था एकदम हूबहू कि मंगल पांडे का संबंध किस इन्फेंट्री से था, तो 34वीं इन्फेंट्री बैरकपुर से था। बैरकपुर पश्चिम बंगाल में था। कहाँ में था?
और मारो फिरंगी को नारा भी किसने दिया है? मंगल पांडे। किसने दिया है? मंगल पांडे। याद रखने का प्रयास कीजिएगा। और 1857 के विद्रोह का जो आपका प्रतीक चिन्ह था वो क्या था? तो कमल और रोटी। कमल और रोटी। रोटी को कहीं कहीं चपाती भी दे देगा ऑप्शन में, तो समझना है चपाती मतलब रोटी ही है। ठीक है, आप याद रखने का प्रयास कीजिएगा। और 1857 का विद्रोह एक राष्ट्र विद्रोह है, किसने कहा? डिजरेली। और इससे पहले बताए थे यह एक प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है, वीडी सावरकर। वीडी सावरकर याद रखने का प्रयास कीजिएगा। और एक स्टेटमेंट आता है कि 1857 का विद्रोह ना तो राष्ट्र विद्रोह था ना तो सामाजिक विद्रोह था, ऐसे करके ना करके सब लगा हुआ रहेगा स्टेटमेंट में। तो मारना है आरसी मजूमदार। क्या मारना है? आरसी मजूमदार मारना, यानी जिसमें न लगा रहेगा वो मजूमदार ऑप्शन में जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। और एक पुस्तक है 1857 नाम का एक पुस्तक ही है, देखते होंगे जब मार्केट जाइएगा या फिर बड़ा बड़ा लाइब्रेरी जाइएगा तो वहाँ पर एक पुस्तक मतलब बहुत आपको कॉमन मिल ही जाएगा। 1857 ही लिखा हुआ रहेगा, उसको इन्वर्टेड कॉमा बंद रहेगा। इस पुस्तक बहुत हाईलाइट है, क्वेश्चन एग्जाम में पूछा है कि 1857 पुस्तक के लेखक कौन है? 1857 पुस्तक के लेखक कौन है या 1857 पुस्तक के लेखक कौन है? तो वही व्यक्ति है जो 1857 के विद्रोह का एकमात्र सरकारी इतिहासकार था, जिसका नाम था एस.एन. सेन। एस.एन. सेन। तो दो क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह का एकमात्र सरकारी इतिहासकार पूछेगा तो एस.एन. सेन मारना है। और 1857 के विद्रोह का अगर बात करते हैं कि आपका 1857 नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो वो भी एस.एन. सेन है। और 1857 का विद्रोह लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल में हुआ था। समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा पॉलिटी का क्वेश्चन ले रहे हैं। बताइएगा, दहेज उन्मूलन विधेयक किस वर्ष हुआ था? दहेज उन्मूलन विधेयक किस वर्ष हुआ था? तो आप लोग याद रख लीजिएगा, दहेज उन्मूलन विधेयक जो हुआ था वो आपका 1961 में 1961 में हुआ था। कब हुआ था? 1961 में हुआ था। तो आप लोग को बता देते हैं, आप लोग याद रखिएगा, आप लोग को बता देते हैं। अगर हम बात करते हैं कि लोकसभा और राज्यसभा को मिलाकर किसी भी कानून का निर्माण होता है, यानी संसद हमारे देश में कानून निर्माण की सबसे बड़ी संस्था है। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा, वो जो संसद बना है एक साइड लोकसभा बैठता है, एक साइड राज्यसभा बैठता है। और जब दोनों का नाम लेंगे तो आप लोग को हम बार बार क्वेश्चन बताते हैं कि आपके माइंड में जब हम लोकसभा राज्यसभा लेंगे यहाँ पर बोलेंगे तो आपके माइंड में अपडेट होना चाहिए कि दोनों का नाम किस वर्ष पड़ा था। तो 1954 में हम बार बार रिकॉल करवा रहे हैं भैया, आपको माइंड में ये चीज उत्पन्न होना चाहिए कि हम एक सवाल बोले तो आपको उससे संबंधित जो बताया गया आप उसको रिकॉल कर लीजिए। ठीक है, याद आ जाना चाहिए। तो आप लोग को बता देते हैं कि भारत के अंदर में जब कोई कानून बनाती है तो लोकसभा राज्यसभा मिलकर बनाती है, और दोनों मिलकर बना के उस पर अंतिम रूप से सिग्नेचर के लिए राष्ट्रपति के पास जाता है। इसीलिए राष्ट्रपति को संसद का अभिन्न अंग माना जाता है। ठीक है, यहां तक। अगर हम बात करते हैं, मान लीजिए ये साइड में राज्यसभा है, ये साइड में लोकसभा है। लोकसभा पारित कर दिया इस कानून को। मान लीजिए कि आपका कोई कानून से रेलवे संबंधित अभी कानून पारित हुआ था प्राइवेटाइजेशन करने के लिए, उसको मतलब कि निजीकरण करने के लिए। तो मान लीजिए इधर से लोकसभा पारित कर दिया, इधर से राज्यसभा मान लीजिए आके ये कोई बोला नहीं हम पारित नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे, मतलब कि व्यवधान आ गया कि नहीं होना चाहिए, ये कानून बनना चाहिए। तो इसका मतलब बताइए गतिरोध हुआ कि नहीं हुआ, यानी दोनों के बीच व्यवधान हो गया, झगड़ा झपट हो गया। तो इसके लिए उधर से राष्ट्रपति आते हैं, बोलते हैं दोनों भाई शांत हो जाओ, टेंशन नहीं लो, बात क्या है। तो वहाँ वो बात सुनने का प्रयास करेंगे और बोलेंगे कि अब दोनों को कल हम दोनों को बुला रहे हैं, दोनों को हम समझाएंगे। क्या करेंगे? समझाएंगे। और इसी को कहते हैं संयुक्त अधिवेशन। क्या कहते हैं? संयुक्त अधिवेशन, इंग्लिश में ज्वाइंट सेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? ज्वाइंट सेशन कहते हैं। तो पहला सवाल यहां से उत्पन्न हो रहा है कि लोकसभा और राज्यसभा के बीच किसी विधेयक या कानून को निर्माण को लेकर जो आपका गतिरोध होता है उसको खत्म करने के लिए किसके द्वारा संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा। किसके द्वारा? और राष्ट्रपति मान लीजिए बुला दिया दोनों को और राष्ट्रपति वहां से निकल गए। राष्ट्रपति बुला के बैठा दिया। जैसे क्या होता है घर में
दो भाई बहन के बीच झगड़ा होता है, पिताजी उधर से आते हैं और दोनों को देते हैं एक आग फाइट और बैठा देते हैं दोनों को। और थोड़ा देर के बाद मास्टर को पढ़ाने वाले आते हैं, इन करते हैं और वो भी ऊपर से तोड़ते हैं कि काहे झगड़ा कर रहा था तुम, वो भी मतलब कि मारते हैं। इसका मतलब याद रखिएगा कि दोनों के बीच झगड़ा होगा तो पिताजी आएंगे, राष्ट्रपति के रूप में बैठा देंगे और पिताजी धीरे धीरे वहाँ से एक आध दो डंडा लगा के निकल जाएंगे। फिर उधर से टीचर आएंगे, वो जो टीचर आएंगे पढ़ाने के लिए आपको हिसाब बारीक भाई देखो कहाँ तुम फॉल्ट किया था, कहाँ गलती, दोनों के बीच गतिरोध किस लिए हुआ था, तो वो आएंगे लोकसभा अध्यक्ष के रूप में। मास्टर आ रहे हैं लोकसभा अध्यक्ष के रूप में अध्यक्षता करने के लिए, और बुलाने का काम जो किए पिताजी के रूप में राष्ट्रपति, पिताजी के रूप में, यानी पिताजी बुलाने का काम कर रहे हैं यानी कि ये राष्ट्रपति के रूप में, और वो जो मास्टर आ रहे हैं वो लोकसभा अध्यक्ष के रूप में, दोनों के बीच समझौता करने के लिए कि कहाँ भाई तुम लोग के बीच टेंशन हो गया था। तो आप ये दो क्वेश्चन याद रखिएगा कि लोकसभा और राज्यसभा के बीच, या फिर इसको सीधा क्वेश्चन पूछेगा कि संयुक्त अधिवेशन को बुलाने का काम कौन करते हैं, तो राष्ट्रपति करते हैं बुलाने का काम राष्ट्रपति। लेकिन दोनों के बीच अगर क्वेश्चन को अब चेंज कर देगा, कहेगा कि संयुक्त अधिवेशन की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, तो याद रखेगा लोकसभा अध्यक्ष। और दोनों के लिए अलग अलग अनुच्छेद आता है कि राष्ट्रपति जो बुलाते हैं संयुक्त अधिवेशन किस अनुच्छेद के तहत, तो संयुक्त अधिवेशन अनुच्छेद 108 के तहत, अनुच्छेद 108 के तहत बुलाते हैं। लेकिन उसकी अध्यक्षता क्या राष्ट्रपति करते हैं, नहीं करते हैं, उसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। ठीक है, तो लोकसभा अध्यक्ष जो करते हैं अनुच्छेद 118 के तहत, अनुच्छेद 118 के क्लाउज 4 के तहत करते हैं, याद रखने का प्रयास कीजिएगा। और आप लोग को बता दे, यही टॉपिक लास्ट करेंगे, सेशन को ब्रेक करेंगे। आप लोग को बता दे कि भारत में अब तक कोई कानून, तो बहुत सारा कानून बना है, तो अब तक ऐसा संयोग है कि 3 बार हुआ है, 3 बार गतिरोध हुआ है, 3 बार राष्ट्रपति बुलाए हैं और 3 बार लोकसभा अध्यक्ष उसकी अध्यक्षता किए हैं। तो आप याद रखिएगा भैया कब कब, तो इसीलिए ये क्वेश्चन एग्जाम में एक को 1000 बार से ज़्यादा आया है और आपको याद रखना आवश्यक है। ठीक है, तो पहली बार 1961 में दहेज के लिए कानून बन रहा था। ठीक है, दहेज निरोध अधिनियम लाया गया था। तो इसको लेकर कोई बोल रहा होगा कि इसको लागू करना चाहिए और कोई बोल रहा होगा नहीं करना चाहिए, यानी किसी बात को लेकर गतिरोध हुआ था और वहां पर राष्ट्रपति बुलाए थे, लोकसभा अध्यक्ष अध्यक्षता किए। तो आपको सिर्फ ये याद रखना है कि पहली बार कब हुआ था, 1961 और किस बात को लेकर हुआ था ये भी याद रखना है। किसको लेकर, दहेज को लेकर हुआ था, किसको लेकर, और याद रखिएगा अब तक कितनी बार हुआ है, 3 बार, बस इतना रखिएगा याद। और कौन बुलाते हैं, कौन अध्यक्षता करते हैं, कौन अनुच्छेद, आपका कहानी खत्म हो जाएगा। और दूसरी बार याद रखिएगा 1978 में, दूसरी बार 1978 में हुआ था बैंकिंग से संबंधित अधिनियम को लेकर, दूसरी बार बैंकिंग से संबंधित अधिनियम को लेकर याद रखिएगा। और तीसरी बार 2002 में हुआ था अटल बिहारी वाजपेयी के समय, तीसरी बार हुआ था 2002 के समय, याद रखिएगा किसको लेकर, तो आपका निवारक निरोध कानून नाम सुने होंगे। निवारक निरोध कानून अभी क्या होता है 2 मिनट समय लेंगे, समझा देंगे, क्योंकि आपको समझने के लिए हम यहाँ पर बैठे हुए हैं आपस में। ठीक है, तो याद रखिएगा निवारक निरोध कानून, जिसको हम लोग कहते थे पोटा, क्या कहते थे, पोटा, यानी आतंकवादी को रोकने के लिए, आतंकवादी से संबंधित कानून बनाने के लिए 2002 में याद रखिएगा संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया था। तो अब तक कितनी बार, 3 बार। शुरू से भारत में कानून बनाने की सबसे बड़ी संस्था संसद कौन है, संसद का गठन कितने सदन को मिला के, 2 सदन को मिला के, लोकसभा और अगर हम बात करते हैं कि दोनों के बीच कानून बनाने को लेकर अगर किसी प्रकार का गतिरोध होता है तो उसको आपस में बुला के संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाते हैं, राष्ट्रपति बुलाते हैं। और उसकी अध्यक्षता कौन करते हैं, लोकसभा अध्यक्ष। क्या दोनों के लिए अलग अलग अनुच्छेद आता है, क्या दोनों के लिए अलग अलग अनुच्छेद आता है, दोनों के लिए अलग अलग अनुच्छेद आता है। लोकसभा अध्यक्ष बुलाते हैं 118 के तहत और राष्ट्रपति जो अपने पावर का प्रयोग करते हैं 108 के तहत। क्या भारत में अभी तक कितना बार हुआ है, 3 बार, कितना बार, पहली बार 1961 किस बात को लेकर, दहेज को लेकर, दूसरी बार 1978 किस बात को लेकर, बैंकिंग अधिनियम को लेकर, तीसरी बार किसको लेकर, 2002 में हुआ है आपका निवारक निरोध कानून अर्थात पोटा को लेकर, POTA पोटा यानी कि प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट।
प्रोहिबिशन ऑफ टेररिज्म एक्ट, टेररिज्म मतलब आतंकवादी, आतंकवादी को लेकर लाया। और निवारक निरोध कानून का मतलब होता है कि किसी मान लीजिए कि आज हम जो है कि पटना के गांधी मैदान में मान लीजिए कि आपका नरेंद्र मोदी का आज सभा आने वाला है, ठीक है, समझ लीजिएगा। गाँव घर में भी आप समझा सकते हैं किसी व्यक्ति को, तब जो है कि थोड़ा सा सही रहेगा, ठीक है। अगर वो सब बात उठता है तो मान लीजिए कि कहीं पर भी इंडिया में सम्मेलन होता है अलग अलग नेता का, अलग अलग जो है कि व्यक्ति का, ठीक है। मान लीजिए कि जैसे कि मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान का मान लीजिए कि होने वाला है, या फिर आपका मनोज यादव का होने वाला है, या बिहार में नीतीश कुमार का या मोदी जी का, जिसका भी होने वाला है। मान लीजिए कि आज गांधी मैदान दिल्ली या रामलीला, गांधी मैदान पटना या रामलीला मैदान दिल्ली में कोई बैठक होने वाला है। और वहां पर क्या होता है कि पहले से ही पुलिस पूरा एकदम माहौल बनाता है, 2 दिन पहले से वहां पे आता है जांच उच करने के लिए, ठीक है। तो वो आता है पुलिस पूरा कुत्ता उत्ता लेके आता है पूरा जांच करने के लिए। भाई यहाँ पर कोई आतंकवादी तो कहीं ने ना सेटिंग कर लिया है, उड़ाने के चक्कर में है। जैसे आप लोग को पता है 2013 में गांधी मैदान में जब आया हुआ था आपका जो है कि वहाँ पर ये मोदी जो आए हुए थे, पूरा एकदम बम विस्फोट हो गया था पटना में, देखे थे ये गांधी मैदान में, ठीक है। उसमें देखे होंगे कि पटना जंक्शन पे 2 गो जो है कि आतंकवादी पकड़ा गया था, ठीक है, बाद में 2013 में। तो उसमें से एक कैसे पकड़ाया था बता देते हैं। एक कुली वहाँ पर था, ठीक है। कुली क्या किया कि वो देख लिया कि वो आतंकवादी वहाँ पर जो है कि ये है, उसके बाद बम उम गोली उली है। वो क्या किया कि उसको जाके एकदम पूरा हट्ठा कट्ठा था, कुली देखबे करते हैं, सामान उमान पूरा उठाता है, पटना जंक्शन का बात है। और वो जाके उसको एकदम धर लिया, उसको मुंडी पूरा एकदम चाप दिया, उसको छोड़िए नहीं रहा है, ठीक है, धर लिया। और जो है कि वो बम तम जो है कि पूरा उसके पास था। और तब तक में वहाँ पुलिस पूरा फोर्स पहुँच गया, लेकिन ये छोड़ा ना एकदम, इसको कोई डर भय नहीं, समझ सकते हैं। और दूसरा आपको आदमी रहेगा देख के भाग जाएगा, अरे यार हटो यार यहाँ से जल्दी, 1 नंबर पे चलो, 5 नंबर का बात है तो, ठीक है। वो धरते रह गया उसको, तब पुलिस आया, आरपीएफ आया, तब उसको पकड़ा, तब जो है कि उसको अरेस्ट कर लिया। और याद रखिएगा कि उस व्यक्ति को तब से लेकर अभी तक 2 आरपीएफ का उसको प्रोटेक्शन प्राप्त है, समझ सकते हैं। वो कुली है, आदमी का सामान उठाता है, अभी भी जाएगा पटना जंक्शन में आपको मिल जाएगा। वो कुली है, वो सामान उठाएगा दूसरे का, आप भी जाइएगा 2 गो बैग लेके चल जाएगा, लेकिन उसके साथ में आपका 2 गो आरपीएफ भी जाएगा साथ में, यानी उसको अभी तक भी उसको प्रोटेक्शन प्राप्त है, उतना बड़ा घटना को अंजाम देने से वो रोका था। तो इसीलिए कह सकते हैं कि आप समझिए इसको कि मान लीजिए गांधी मैदान या कहीं पर भी सभा होने वाला है, उससे पहले जो पुलिस पहुंच के वहां पर जांच करता है। अगर किसी संदेह व्यक्ति को पर हो गया, मान लीजिए कि मेरे पे संदेह हो गया कि ये लड़का या फिर ये टीम जो है ये कहीं झोल झाल करने वाला है, कोई बम तम या गोली बंदूक या मारपीट करने का जुगाड़ कर रहा है, तो हमको क्या करेगा पुलिस के द्वारा, बिना कोई गलती तो अभी तक किए नहीं है भले, लेकिन गलती थोड़ा बहुत करने का संभावना उसको लगा पुलिस को, और हमको क्या किया, उठा के डायरेक्ट जाके हमको थाना में पटक दिया। तो क्या हमको वहां पर किसी प्रकार का अधिकार का प्रयोग नहीं करने देगा, अधिकतम 3 महीना तक, अधिकतम 3 महीना तक, और अधिकतम 3 महीना तक हमको जेल में रख सकता है। पुलिस को यह पावर है कि बिना कोई अधिकार का, वो किस नियम के आधार पे, तो निवारक निरोध कानून के आधार पे किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करके आपको रख देगा अधिकतम 3 महीना। लेकिन ऐसे आपको 1-2 दिन में जब सभा वहाँ खत्म हो जाएगा तब फिर आपको छोड़ देगा, क्योंकि हो सकता है कि वहाँ पर आप घटना को अंजाम दे देते, उस आधार पे वहाँ पर आपको ब्रेक कर सकता है वो, ठीक है। उसके लिए आप कहीं कोर्ट जेल कहीं आप नहीं जा सकते हैं, आपको सीधा पुलिस के अंदर में रहना पड़ेगा। और आपको पता है कि बिहार के अंदर में मनीष कश्यप का नाम सुनेंगे, एक पत्रकार था मनीष कश्यप जो कि सच तक न्यूज़ चलाता है, ठीक है। और उनको 3 महीना या कितना महीना तक तमिलनाडु के जेल में उनको रखा गया था। वही निवारक निरोध कानून जो उस पर NSA लगाया गया था। यानी निवारक निरोध कानून बहुत प्रकार का होता है, टोडा NSA ये सब बहुत प्रकार का होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा निवारक निरोध कानून क्या होता है, अब आप किसी को समझा सकते हैं, ठीक है। अधिकतम 3 महीना तक उसको अरेस्ट करके उसको रख सकता है जेल में, कोई टेंशन नहीं है। तो चलिए अब आज के सेशन को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आप लोग को सेशन कैसा लगा आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, आपके कमेंट का हमें इंतजार रहता है। और जो भी कमी लगे आप जरूर शेयर कीजिएगा, उस पर काम करने का हम कार्य जरूर करेंगे। आज लेते हैं आपसे विदा, मिलते हैं पुनः आपसे कल, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।